हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। रीड इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज लेवल 1 का जो ये पेपर हुआ है, इसके जो 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं उनको देखेंगे हम। लेट अस स्टार्ट विद ब्लैंक स्पेस। स्टूडेंट्स कम टू सी द टेस्ट not as a punishment but as a useful feedback. The classmates work together for common intellectual welfare. इसमें बाद वाली लाइन उत्तर तक पहुंचाएगी। क्लासमेट्स जो हैं, क्लास में पढ़ने वाले सहपाठी बच्चे जो हैं, वो एक साथ काम करते हैं एक दूसरे के इंटेलेक्चुअल वेलफेयर के लिए। तो सेल्फ एवेल्युएशन, ग्रुप एवेल्युएशन या पीयर एवेल्युएशन? पीयर एवेल्युएशन होगा। पीयर एवेल्युएशन में क्या होता है कि एक बच्चे का काम दूसरे बच्चे के द्वारा जांचा जाता है। एक बच्चे के काम का एवेल्युएशन क्लास के दूसरे उसके जो क्लासमेट्स हैं वो करते हैं। ठीक है, तो पीयर एवेल्युएशन इज द राइट आंसर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टू कैंडिडेट्स इन दिस इलेक्शन? इस इलेक्शन में जो दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आप उनके बारे में क्या राय रखते हो? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है या क्लोज एंडेड क्वेश्चन है? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होता है ना, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दिया जाता है या ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से दिया जाता है, मतलब उन ऑप्शंस के बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसा क्वेश्चन जिसका उत्तर उन्हीं दिए गए ऑप्शंस में से देना हो, है ना, वो क्लोज एंडेड है। और जिसका उत्तर आप अपने शब्दों में अपने तरीके से दें, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो इसमें तो देखो, इसमें तो आप कैंडिडेट्स के बारे में क्या राय रखते हो, आपको अपनी राय बतानी है ना। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका उत्तर सामने वाला कुछ भी अपनी राय बता करके दे सकता है। Which test items consist of a stem, the correct answer, key alternative and distractor? इनमें से किस प्रकार के टेस्ट में ये सब चीजें होती हैं? स्टेम होता है, सही उत्तर होता है, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। डिस्ट्रैक्टर्स माने गलत विकल्प। ये मल्टीपल चॉइस टेस्ट होता है, उसमें होता है ऐसा। मल्टीपल चॉइस टेस्ट में जो प्रश्न है उसमें खाली जगह दे रखी है, ब्लैंक स्पेस दे रखा है, तो वो जो है वो स्टेम कहलाता है। एक सही उत्तर है 4 में से, है ना, बाकी के जो 3 उत्तर हैं वो डिस्ट्रैक्टर्स हैं। डिस्ट्रैक्टर्स मतलब भटकाने वाले विकल्प हैं, गलत विकल्प हैं। तो ये इसका आंसर है मल्टीपल चॉइस टेस्ट, सेकंड ऑप्शन। द रिमेडियल इंग्लिश क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर। रिमेडियल इंग्लिश क्लासेस किनके लिए हेल्पफुल होती हैं? 18 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए, गरीब और उन बच्चों के लिए जिनको औपचारिक शिक्षा नहीं मिलती, अमीरों के लिए, या उन बच्चों के लिए जो अपने ग्रेड्स अचीव नहीं कर पा रहे, बिल्कुल उनके लिए जो किसी कारण से जैसे ग्रेड्स उनके आने चाहिए वैसे नहीं ला पा रहे, उनके लिए होती है रिमेडियल इंग्लिश क्लासेस। ऑप्शन 2। फीडबैक इज ऑलवेज समेटिव, फॉर्मेटिव, एनुअल, ऑब्जेक्टिव। फीडबैक जो है ना वो हमेशा फॉर्मेटिव होता है, ध्यान रखना। भले ही वो समेटिव इवैल्यूएशन से मिले, फीडबैक भले ही आपको समेटिव इवैल्यूएशन से मिले अपना, लेकिन होता वो फॉर्मेटिव है। क्योंकि फीडबैक से आप भले देर से ही सही, लेकिन अपनी गलतियों को जान पाते हो, उनका सुधार कर पाते हो। तो याद रखिएगा, फीडबैक इज ऑलवेज फॉर्मेटिव। फीडबैक, प्रतिपुष्टि हमेशा फॉर्मेटिव होती है। पेट्रार्कन इज वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ। पेट्रार्कन किसका टाइप है? सोनेट का। पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरन सोनेट दो टाइप की सोनेट्स होती है ना, तो पेट्रार्कन इज अ टाइप ऑफ सोनेट। ऑप्शन 3। द नंबर ऑफ प्योर वॉवल्स इज। प्योर वॉवल्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। मोनोफ्थोंग्स कहते हैं जिनको। मोनोफ्थोंग्स आर प्योर वॉवल्स। ऑप्शन 4। ये जो साउंड्स हैं इनको क्या कहते हैं? प, ट, क, थ, स, श, ह, च। ये वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स वो हैं जिनको प्रोड्यूस करने के लिए वोकल कॉर्ड्स यूज नहीं होती। वोकल कॉर्ड्स यूज नहीं होती, वो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो दे आर वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स, सेकेंड ऑप्शन। Choose the correct phonetic symbol for the underlined sound of the word water. Phonetic symbol नहीं, phonetic transcription पूछा है water का। water का phonetic transcription ये होता है water, ठीक है। तो इनमें से ये थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है, water. Find out the word which begins with a different sound from the other given words. अब इनिशियल साउंड तो चारों का एक ही है, र का, लेकिन र के बाद में जो वॉवल साउंड है ना वो फिर रिच में डिफरेंट है। रिच में शॉर्ट वॉवल है, रिच, ठीक है, और बाकी सब में लॉन्ग वॉवल है, रीच। रीच में, रीड में, सब में लॉन्ग वॉवल है, लेकिन रिच में शॉर्ट वॉवल है। तो इसमें फिर वो शुरुआत की जो 2 ध्वनियां हैं कॉन्सोनेंट और वॉवल की, वो डिफरेंट हैं बाकियों से। रे वो है री, ये है रे।
इनिशियल साउंड र का सेम है चारों में, लेकिन बाद वाला जो वॉवल साउंड है, तो क्वेश्चन को थोड़ा अलग ढंग से पूछना चाहिए था, इन्हें अंडरलाइन करके पूछना चाहिए था ऐसे कि इनमें से कौन से वर्ड में जो अंडरलाइन साउंड है वो डिफरेंट है, तो वो एक ज़्यादा अच्छा सवाल होता। अब इन्होंने उसको क्वेश्चन की वर्डिंग जो है वो ठीक नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, हमारा आंसर है इसमें 3। Went to the sessions of sweet silent thought, which literary device is used in the above line? इसमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपको इस लाइन में दिखाई दे रहा है? सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, अलिट्रेशन है, बिल्कुल ध्यान जा रहा है अलिट्रेशन के ऊपर, हाँ अलिट्रेशन है, सिम्बली नहीं है, पर्सोनिफिकेशन नहीं है, मेटाफर भी नहीं है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है ये अलिट्रेशन। वही कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ 3 बार, कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीट होने को ही अलिट्रेशन कहा जाता है। What device is present in the line if aught of autumn stop or pastoral song? इनमें से कौन सा? अब देखो, पहली बात तो जो सवाल है वो सिलेबस में जो फिगर ऑफ स्पीच दिए हैं उन्हीं में से हमारा उत्तर होना चाहिए, इतना कॉमन सेंस हम यूज कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में आयरनी और पैराडॉक्स दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है, एसोनेंस और अलिट्रेशन दोनों है। तो आप इसमें बताएं कि इसमें इनमें से किसका उदाहरण है? इफ ऑट ऑफ ऑटन स्टॉप और पैस्ट्रल सॉन्ग, है ना, ओ का साउंड जो है वॉवल साउंड ये रिपीट हो रहा है, स्टॉप और सॉन्ग ऐसे, हाँ ऑट में भी है, ऑटन में भी है, तो वही वॉवल साउंड अगर मिडल में रिपीट होता है ना वर्ड के, तो उसको फिर हम एसोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोनेंस। तो ये एसोनेंस का एग्जाम्पल है, ऑट ऑफ ऑटन स्टॉप और पैस्ट्रल सॉन्ग, एसोनेंस का एग्जाम्पल है ये। She was a phantom of delight. Which literary term is used here? इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? सिमिली तो नहीं है, है ना। एलिजी और सोनेट तो पोएम्स होती हैं पूरी की पूरी, ये तो सिर्फ एक लाइन है, तो सिमिली नहीं है, तो फिर ये क्या है? मेटाफर है। ए इज बी, दो चीज़ों की तुलना लाइक और एज का यूज किए बिना अगर आप करते हैं तो उसको मेटाफर कहा जाता है। She was a phantom of delight is an example of metaphor. Option 3. As green as emerald is an example of? एमरल्ड माने एक स्टोन होता है, पन्ना हरे रंग का होता है, तो ये किसी चीज़ की तुलना जो है वो एमरल्ड से की गई है, तो ये एलेगरी है, हाइपरबोली है, मेटाफर है कि सोनेट है? सोनेट तो नहीं है, सोनेट तो एक पोएम होती है। एलेगरी एक लिटरेरी डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन में एलेगरी को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते आप। हाइपरबोली अतिशोक्ति को कहते हैं। किसको कहते हैं? अतिशोक्ति। बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो वो अतिशोक्ति है, ठीक है ना। अब किसी चीज़ का रंग अगर एमरल्ड के कलर की तरह हरा है, ग्रीन है ना, तो उसको अतिशोक्ति तो कैसे माना जाए? उसको हम जो है ना हाइपरबोली नहीं कह सकते। मेटाफर भी नहीं है, इसमें तो सिमिली है बाकायदा, और सिमिली ऑप्शन में दे नहीं रखा, सिमिली ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो इनमें से कोई भी नहीं है। सिमिली इसका आंसर है, ये क्वेश्चन में ऑप्शंस ठीक नहीं दे रखे। Peace hath her victories no less renowned than war. Peace है ये, peace नहीं, peace. Peace hath her victories. अब देखो, पहले बताया गया है आपको, ये पढ़ाया गया है क्लास में भी कि किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए अगर ही, शी, हिज, हर का यूज़ किया जाए, किसी निर्जीव वस्तु एवं आइडिया के लिए अगर आप पर्सनल प्रोनाउंस या ये हर और हिज जैसे वर्ड्स डिटर्मिनर्स यूज़ करते हो, तो वो उसका पर्सोनिफिकेशन होता है ना। तो ये पूछ रहा है कि किसका मानवीकरण हुआ है इस लाइन में? शांति का, पीस का। Peace hath her victories no less renowned than war. Peace has been personified. Option 3, peace is the right answer. What has been personified? Peace has been personified. Which of the following contains the same vowel sound? 3 शब्द जिनका vowel sound सेम हो कौन से हैं? Bite, kite, sight. Bill, bell, ball. Bill, bell, ball में तो तीनों अलग हैं। Like, look, luck तीनों अलग हैं। See से sick तीनों अलग हैं। Bite, kite और sight तीनों में diphthong है, I वाला, ये वाला, है ना। तो ये इसका आंसर है 1। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज बीन प्रैक्टिस्ड एंड डेवलप्ड इन। कम्युनिकेटिव अप्रोच का डेवलपमेंट कहाँ हुआ? इट वॉज प्रैक्टिस्ड एंड डेवलप्ड इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? इंडिया एंड चाइना, या इंडिया एंड श्रीलंका, चाइना एंड जापान, या फ्रांस एंड ब्रिटेन? फ्रांस एंड ब्रिटेन ये होना चाहिए, फ्रांस एंड ब्रिटेन।
ऑप्शन 4. Which one is the challenge in the process of teaching English language? English language teach करने में इनमें से कौन सी चुनौती है? एक less interesting teaching style, more interesting teaching style, reasonable time management या good lesson preparation. अच्छा लेसन प्रिपेयर किया है तो चुनौती नहीं है, टाइम मैनेजमेंट रीजनेबल है तो भी चुनौती नहीं है, टीचिंग स्टाइल आपका इंटरेस्टिंग है ये भी चुनौती नहीं है. आपका टीचिंग स्टाइल अगर लेस इंटरेस्टिंग है तो ये एक चैलेंज है. ठीक है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे. ठीक है ना, उस तरह से रिस्पॉन्ड उनकी रुचि नहीं बनेगी उसमें. तो ऑप्शन 1 इसका आंसर है. द एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग मातृभाषा का अत्यधिक प्रयोग इज हेल्पफुल इन लर्निंग इंग्लिश. इंग्लिश सीखने में मदद करेगा? हरगिज नहीं करेगा. इट इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ लर्निंग इंग्लिश. अंग्रेजी सीखने का विकल्प बन जाएगा? नहीं. इट इज अ चैलेंज. ये एक चुनौती है. क्लास में ज्यादा मदर टंग यूज करना एक चैलेंज है. आदत है टीचर की स्टूडेंट की मदर टंग ज़्यादा यूज़ करने की, तो उससे इंग्लिश जो है ना इफेक्टिवली बच्चा लैंग्वेज लर्न ही नहीं कर पाएगा कम्युनिकेशन के लिए. द टीचिंग मटीरियल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मेंटल एज एंड शुड हैव रेलेवेंस इन रियल लाइफ सिचुएशन. द स्टेटमेंट रेफर्स टू, जो टीचिंग मटीरियल आप सिलेक्ट करते हो वो बच्चे की मेंटल एज के हिसाब से होना चाहिए और उसका रियल लाइफ सिचुएशन से ताल्लुक संबंध होना चाहिए. यह है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन. प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन यही कहता है कि लैंग्वेज आइटम्स को सिलेक्ट करते वक्त जो है उसकी यूजफुलनेस, उसकी प्रोडक्टिविटी है ना, उसका आप ध्यान रखें. प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. इसकी राइम स्कीम बतानी है. वुड ए, हाँ, बोथ बी. कुड और वुड राइम करते हैं तो ए, ग्रोथ और बोथ राइम करते हैं तो बी. ए बी ए बी क्या हो गया? ए बी ए बी, ए बी ए बी. पांचवी लाइन दे नहीं रखी, लाइन्स 4 ही दे रखी हैं. आगे हो सकता है वापस ये ए बी हो, तो हमारा आंसर ये होगा ऑप्शन 3. I blank space gave him an answer if he had asked me. अगर उसने मुझसे पूछा होता तो मैं उसको उत्तर दे देता. कंडीशनल सेंटेंस है. कंडीशनल सेंटेंस है टाइप 3 का, जो चौथा टाइप होता है ना, अनफुलफिल्ड कंडीशन. तो एक अच्छा सेंटेंस तो तब बनता है इसमें जब ये कहा होता I would have given him an answer, I would have given him an answer if he had asked me. If he had, past perfect और would have के साथ थर्ड फॉर्म. could have भी आ सकता है, might have भी आ सकता है आने को तो, लेकिन यहाँ have तो किसी ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है. देखो, can नहीं आएगा, may नहीं आएगा. I could give him an answer if he had asked me, I might give him an answer if he had asked me. ठीक है, तो इनमें से कोई ऑप्शन जो है वो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना पा रहा है. अगर उसने मुझसे पूछा होता तो मैं उसको उत्तर दे सकता था, है ना. अब अगर हैव थर्ड फॉर्म होता तो हम सोचते कुड हैव गिवन, माइट हैव गिवन, है ना. ये फिर वो मिक्स्ड कंडीशनल का एग्जांपल हो जाएगा जो कि एक बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं बन पाएगा, है ना. तो इसका उत्तर, ये क्वेश्चन जो है ऑप्शंस इसके ठीक नहीं है. कुड हैव गिवन, माइट हैव गिवन, वुड हैव गिवन, है ना, ऐसा कुछ होता तो हम उसको चूज करते. तो इसमें तो फिर जो आंसर की जो होगी बोर्ड की, उसी को फाइनल आंसर माना जाएगा. चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम अंडरलाइंड. मुहावरा जो अंडरलाइन कर रखा है इसका मतलब बताना है. I met him after a long time, but he gave me a cold shoulder. मैं उसे लंबे समय के बाद मिला लेकिन उसने मुझे कोल्ड शोल्डर दिया. किसी को कोल्ड शोल्डर देना मतलब उसको अच्छे से ट्रीट ना करना, उसको नज़रअंदाज करना, उसको इग्नोर करना. इफ़ यू गिव समबडी ए कोल्ड शोल्डर, यू जस्ट इग्नोर देम. आप उन्हें इग्नोर करते हैं. ठीक है, तो इग्नोर्ड मी, ऑप्शन 4, इग्नोर्ड मी. Which literary term refers to the problem or struggle within a story? किसी कहानी में जो स्ट्रगल होता है, जो समस्या होती है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रगल को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं ना.
Conflict is the essence of storytelling. Conflict, option 1. Conflict. A form of drama that is intended to amuse and that ends happily. ड्रामा का वो टाइप जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है उसको ट्रेजेडी कहते हैं, कॉमेडी कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं कि आयरनी कहते हैं, उसको तो कॉमेडी कहते हैं. कॉमेडी हैज अ हैप्पी एंडिंग, कॉमेडी की हैप्पी एंडिंग होती है. पैसेज है छोटा सा. कलरीपायट इज अ ट्रेडिशनल आर्ट प्रैक्टिस्ड इन केरला. केरला में एक आर्ट है मार्शल आर्ट्स का, इसको प्रैक्टिस किया जाता है. दो क्लेम्स ऑफ इट्स हेवनली ओरिजिन आर डिस्प्यूटेबल, फॉरेन ट्रेवलर्स मेंशन्ड कालरी बीइंग प्रैक्टिस्ड इन केरला एज अर्ली एज द 13th सेंचुरी. ऐसा कोई विदेशी ट्रेवलर्स का कहना है कि 13वीं सदी से लगभग ये आर्ट केरला में प्रैक्टिस किया जा रहा है. कुछ लोग कहते हैं कि इसका हेवनली ओरिजिन है, मतलब कि ऊपर से गॉड ने ये आर्ट इंसान को सिखाया है. विच मेक्स इट द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट टू बी इन एग्जिस्टेंस, है ना. मतलब जो भी जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं उनमें से सबसे पुराना मार्शल आर्ट ये है, केरल का ये आर्ट. कालरी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कंप्लीट एंड साइंटिफिक मार्शल आर्ट एंड इज द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स. इसको मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स कहा जाता है. बोधिधाम, a Buddhist monk from India, introduced Kalari into China and Japan. बोधिधाम नाम के एक बुद्धिस्ट सन्यासी थे भारत से जिन्होंने इस मार्शल आर्ट को चाइना और जापान में इंट्रोड्यूस किया. What makes Kalari unique is the fact that it is much more than a martial art. ये केवल एक मार्शल आर्ट नहीं है, उससे बढ़कर. A student of Kalari learns philosophy, medicine, attack and self-defense and above all learns how to avoid confrontations. Kalari का स्टूडेंट ना केवल अटैक करना सीखता है और बचाव करना सीखता है, साथ साथ में वो फिलॉसफी और मेडिसिन भी सीखता है और टकराव कैसे अवॉइड किया जाए, ठीक है, उसको भी वो सीखता है. वेयर ही हैज टू अटैक समबडी और डिफेंड हिमसेल्फ. उसको कहाँ अटैक करना है और कहाँ खुद का बचाव करना है, कॉन्फ्रंटेशंस को कैसे अवॉइड करना है, ये सब एक कालरी का स्टूडेंट सीखता है. वो केवल लड़ना ही नहीं सीखता. अब ये क्वेश्चंस थे. A student of Kalari learns philosophy, attack and self-defense. अब इसमें आपको लिंकिंग डिवाइस यूज करना है. दोनों ही चीजें सीखता है ना, नाइदर नॉर तो नहीं आएगा. आइदर और का मतलब या फिलॉसफी सीखता है या अटैक सीखता है, जबकि इसमें कहा है कि दोनों ही सीखता है, ना केवल फिलॉसफी, अटैक और डिफेंस भी. अटैक माने आक्रमण, डिफेंस माने बचाव. Kalarippayattu belongs to India, कराटे बिलोंग्स टू जापान. कॉन्ट्रास्ट है, कालरीपायट इंडिया को बिलोंग करता है जबकि कराटे जापान को, ठीक है. दो अलग अलग देशों को दो अलग अलग मार्शल आर्ट्स बिलोंग करते हैं, तो वेरएज आएगा. वेरएज का यूज कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए किया जाता है दो अलग अलग चीजों के बीच में. सम पीपल स्टिल ब्लैंक स्पेस ऑफ कालरीज हेवनली ओरिजिन. कुछ लोग अभी भी दावा करते हैं कि कालरी का जो ओरिजिन है वो हेवनली है. दावा करते हैं, स्टिल अभी तक करते हैं. तो क्लेम, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3. कालरी ब्लैंक स्पेस द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट टू बी इन एग्जिस्टेंस. अभी तक एग्जिस्टेंस में है ना, पुराना है लेकिन अभी तक एग्जिस्टेंस में है, तो इज आएगा. इज ऑप्शन 1. इट इज द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट टू बी इन एग्जिस्टेंस. द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज. इस पैसेज को अगर एक टाइटल देने को कहा जाए, शीर्षक देना पड़े, तो क्या देंगे? लास्ट क्वेश्चन है ये. ड्राइंग एंड पेंटिंग, मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स, टेबल टेनिस या लॉन टेनिस. मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स यही कहेंगे क्योंकि ये पैसेज में भी जिक्र है, ये लाइन आई है कि ये सारी मार्शल आर्ट्स की मदर है. ठीक है, तो 90th का सेकंड. दैट्स ऑल. थैंक यू.